तो हेलो जय हिंद दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज आप लोग देख रहे होंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। और मैं ये बता दूं आप लोगों का कि आपका जो कोई भी एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो एलपी टेक्नीशियन का सीबीटी 1 के लिए जो साइंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सीबीटी 2 के लिए भी साइंस इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सीबीटी 1 में। तो सीबीटी 1 में जो साइंस आपका है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर, तो आज हम लोग का टॉपिक है फिजिक्स क्या बोलते हैं केमिस्ट्री के ऊपर है, ठीक है। तो ये आपका एलपी टेक्नीशियन के जो कोई भी तैयारी करे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है और केमिस्ट्री का है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अभी जो आपका रिसेंट में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ तो साइंस का पैटर्न में हम लोगों को चेंजेस देखने को मिला। क्या हुआ कि इस बार क्या कर रही है ग्रुप डी, आप लोगों का जो भी क्वेश्चन पूछ रही है पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है। इसीलिए और बहुत तो आपको पढ़ना क्या है, पूरी तरह से एनसीईआरटी 9th 10th के एनसीईआरटी को पूरे अच्छे से, जिनका कमांड रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के ऊपर, वो आराम से इस एग्जाम्स को क्रैक कर लेंगे, ठीक है। पूरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगा। बहुत सारे लोगों ने अच्छे तरीके से बेसिक तरीके से नहीं पढ़ा था तो उनको एग्जाम में क्वेश्चन दे करके लगा यार ये कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन वो पूरा बेसिक था, ठीक है। और बहुत सारे टीचर ऐसे मतलब कह रहे हैं कि आपको मतलब कि डराने के चलते या अपना कोर्स बेचने के चलते कि देख लो कैसा कैसा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था आपका ग्रुप डी में, ऐसा ऐसा आपको अच्छे से पढ़ना होगा, हाई लेवल का क्वेश्चन आइए। देखो हाई लेवल और लो लेवल की कुछ बात नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का था, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी का पढ़ना है। तो उसी सीरीज में आज मैं आप लोगों को लेकर के आया केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। और ये एक ऐसा टॉपिक है, क्यों लाया, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और सभी लोग इससे क्या होते हैं कहीं ना कहीं भागते हैं, क्योंकि बहुत सारा इसमें केमिकल लोचा होता है, केमिकल्स का नाम रखने में याद होता है। तो मैं आज आपको ऐसा पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप लोग भी बहुत सारा केमिकल रिएक्शन पढ़े होंगे, ठीक है, बहुत सारे टीचर लोगों से, लेकिन आज मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। आप पढ़ करके देखना, आज के बाद आपको लगे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इतना आसान था और पूरी तरह से फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है। और यहाँ तक मैं बता देता हूँ पूरा एनसीईआरटी, मुझे एक्स्ट्रा फैक्ट भी नहीं होगा ना, सीबीएसई का मैंने खुद कुछ कवर करके पूरा करवाऊंगा आपको। और इसके बाद हम लोग इक्वेशन एमसीक्यू करेंगे। तो आज देखिए एक छोटा टॉपिक क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, एलपी टेक्नीशियन के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला। पढ़ के देखो मजा आ जाएगा, ठीक है। और जो डेडिकेटेड सीरियसली पढ़ रहे हैं ना इस क्लास को, ठीक है, वो वही इस क्लास को देखना, जिनको मतलब नहीं है वो इस क्लास को आप छोड़ देना, क्योंकि आपका समय बर्बाद होगा। लेकिन सीरियस स्टूडेंट है आप लोग इस क्लास को जरूर देखो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन। और ये आपकी बाइलिंगुअल रहेगी, मैं हिंदी में भी आपको कन्वर्ट करते जाऊंगा, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। और ये मैं इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ अभी क्योंकि हमारा जो ऑफलाइन चल रहा है ना, ऑफलाइन जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, अभी वहाँ पे मैंने साइंस स्टार्ट किया है तो सोचा चलो आप लोग को भी पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो देखो केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं। देखो रासायनिक अभिक्रिया मतलब, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया हमारे डेली लाइफ में या हमारे इन्वायरमेंट में हम होता है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। क्योंकि बिना रासायनिक अभिक्रिया के नए तत्वों का, नए एलिमेंट का, नए यौगिकों का, नए कंपाउंड जिसको बोलते हैं, उनका निर्माण संभव नहीं है। मतलब नए नए पदार्थ का निर्माण तभी होगा जब रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। यहाँ तक कि हम आपसे बात कर रहे खड़े होकर के, तो हमको जो एनर्जी मिल रही है, तो ये एनर्जी कैसे मिल रही है, क्योंकि हमारे अंदर क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। आप बोलोगे कैसे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ। देखो कैसे होता है, जो कुछ हम लोग खाना खाते हैं तो कैसा लेता है, जटिल फूड होता है, जो क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फूड होता है, फिर दांतों से चबा हुआ के उसको क्या करते हैं, सरल है ना, सरल फूड में मतलब सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं और फाइनली हमारा क्या होता है, ग्लूकोज मिलता है। तो देखो कैसे होता है, हमारे पेट के अंदर रसायन, हमको एनर्जी कैसे मिलती है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही एनर्जी मिलती है। कैसे, हम लोग जो खाना लेते हैं तो खाना किस फॉर्म में टूट जाता है, ग्लूकोज के फॉर्म में टूट जाता है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। ये क्या गया आपका, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, इस फॉर्म में टूटा। और फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने नाक के माध्यम से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। और क्या मिला, ये ऑक्सीजन को ग्रहण किया हम लोगों ने, और ऑक्सीजन ग्रहण किया तो ग्लूकोज तो लिया, और फिर क्या, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन था तो इसको हमने अपने शरीर के अंदर क्या करवाया, प्रवेश करवा दिया, ठीक है। बाबू थोड़ा साउंड कम कर दो ना, है ना। तो शरीर के अंदर हमारा ऑक्सीजन आया, ठीक है। अब ऑक्सीजन आया तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या आपका बना देंगे, आपका यहाँ पे बना देंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, प्लस H2O वाटर बनेगा, और प्लस क्या मिलेगा,
एनर्जी आपको मिलेगा, ये ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, तो यही ऊर्जा का हमारा यूज करते हैं और इसी ऊर्जा से क्या होता है, हमको ऊर्जा मिलती है। तो देख रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया है। तो हमारा भी अस्तित्व रासायनिक अभिक्रिया के कारण जिंदा है। और भी बहुत सारा रासायनिक अभिक्रिया देखने को मिलता है, जैसे कोयले का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो कैसे पता करेंगे? अच्छा, तो रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इसको समझेंगे। देखिए, ये एक ग्लूकोज था और ये ऑक्सीजन था, आपस में रिएक्शन करके क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हुआ, ये आपका हम लोग नाक के माध्यम से क्या होता है, छोड़ देते हैं। और ये जो वाटर भी है, वाटर भी हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट के रूप में छोड़ देते हैं, जो टॉयलेट के फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, और उसके बाद एनर्जी मिलता है, जिससे हमारा बॉडी क्या होता है, ग्रो करता है। तो देखो ये भी कितना इंपॉर्टेंट रोल है ना, केमिकल रिएक्शन, है ना। और जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, बहुत चीजें परिवर्तन हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसी तरह देखो क्या क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलती है। देखो मैं आसान आराम से पढ़ाऊंगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। जिनको हड़बड़ी है वो क्लास को छोड़ सकते हैं, जिनको हड़बड़ी नहीं है, समझना है चीज़ों को अच्छा से, वो क्लास को कर सकते हैं। अब देखो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो बहुत सारे चेंज परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या क्या देखने को मिलता है, तो देखो चेंज इन कलर, मतलब रंग में परिवर्तन, है ना, रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है। फिर चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब क्या, तापमान में परिवर्तन, क्या है, तापमान में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या गैस बाहर निकलता है ना, गैस बाहर निकलता है। जैसे ये वाला रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी तो इसमें कौन सा गैस बाहर निकल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रहा था। फिर बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो हो गया। फिर बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ प्रेसिपिएट, है ना, प्रेसिपिएटेड, मतलब जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो आपको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिपादक के रूप में, प्रतिफल के रूप में या उत्पाद के रूप में कुछ ऐसा प्रेसिपिएट, है ना, मिलता है जो वाटर में घुल नहीं सकता है ना। अवक्षेप के रूप में भी हमको मिलता है, मतलब अवक्षेप भी हमको मिलता है। फिर बात करते हैं चेंज इन स्टेट, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अवस्था में परिवर्तन को देखने को मिलता है। मान लेते हैं जैसे इधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन भी क्या है आपका गैस अवस्था, गैसियस अवस्था में है। ऑक्सीजन भी आपका क्या है, गैस अवस्था में। जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, आपका वाटर बनाते हैं, जो कि वाटर अब कैसा होता है, लिक्विड कंडीशन, द्रव कंडीशन में। तो देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस कंडीशन में थे, तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद कैसा मिला हमको, लिक्विड द्रव अवस्था में पानी मिला। तो देखो अवस्था में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। और ये याद रखना है, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना तो नए पदार्थ का निर्माण होता है ना। जैसे यहाँ पे मान लो ये दोनों, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी तो नए पदार्थ का निर्माण हो रहा था। क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था और हाइड्रोजन गैस मिल रहा था। और ये जो नए पदार्थ हमको निर्माण हुआ है ना, इनका जो विशेषता होगा, इनसे एकदम अलग होगा, इनका अवस्था होगा इनसे एकदम अलग होगा। मतलब इनका नया पदार्थ का जो गुण होगा, हमारे जो रासायनिक अभिक्रिया में जो चीज़ भाग लिए थे उन चीज़ों से एकदम अलग होने वाला है, ये भी आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं तो चेंज इन कलर, कलर, तो कलर रासायनिक अभिक्रिया होते कलर में परिवर्तन होता है। तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं कैसे। जैसे मान लिया एक मैंने इक्वेशन लिखा, ये क्या है, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब हम मान लो एक बर्तन है, एक बर्तन में हमने सिल्वर क्लोराइड को जमा करके रखा, ठीक है, और जैसे ही इस पे सनलाइट मतलब सूर्य की जैसे ही रोशनी पड़ी तो अभी क्या हो गया, इसका क्या हो गया, जैसे ही इसको हीट मिला तो ये क्या हो गया, टूट गया। किस में टूट गया, आपका ये Ag अलग हो गया और Cl क्लोरीन गैस बाहर निकल गया और हमको Ag जो है सॉलिड ठोस के रूप में हमको मिल गया। तो देखो अब यहाँ हो क्या रहा है, आपका सिल्वर क्लोराइड जो था ये किस फॉर्म में था, व्हाइट कलर के रूप में था, है ना। कभी कैसा कलर था, व्हाइट कलर था। जैसे इसके सूर्य की रोशनी इस पे पड़ी तो ये टूट गया और टूटने के बाद हमको सिल्वर आपका ये सॉलिड स्टेट में मिल गया ना, सॉलिड फॉर्म के में मिल गया, ठोस अवस्था में मिल गया। क्लोरीन गैस क्या हो गया, वातावरण में उड़ गया। तो अब ये जो सिल्वर हमको मिला इसका कलर कैसा आ गया, ग्रे कलर हो गया। तो ये क्वेश्चन ग्रुप डी में इस तरह का पूछा हुआ था, ठीक है। इसका कलर कैसा है, तो देखो यहाँ पे कलर में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कलर पहले व्हाइट था अब ग्रे कलर का हो गया। अब देखो दूसरा मैंने क्या बोला, चेंज इन टेम्परेचर। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो तापमान में क्या होता है, परिवर्तन देखने को आपको मिलता है। तो देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ये CaO है ना, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना। जैसे कि आप लोग मार्केट जाते हो दिवाली में मार्केट जाते हो तो चूना उना घर को पेंट करने के लिए चूना लेकर के आते हैं ना, तो वही चूना क्या है, CaO, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्विक लाइम,
क्विक लाइम, इसको खड़िया चूना बोलते हैं, खड़िया चूना भी बोलते हैं हिंदी में। तो क्विक लाइम लेते हैं, मार्केट से लेके आए 10 किलो का पैकेट क्विक लाइम खड़िया चूना लेकर के आते हैं। अब क्या करते हैं, अब इसमें क्या कर देते हैं हम लोग, पानी डालते हैं, तो H2O डालते हैं। अब ये पानी डालते हैं और खड़िया चूना आपका था, इसका इंग्लिश में क्विक लाइम नाम है। अब दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपका क्या बना देता है, देखते हो। अब हम लोग छोड़ देते हैं, जब ये चूना में क्या करते हैं, चूना में पानी डाल देते हैं बाल्टी में, तो देखते थोड़ा देर के बाद बुदबुदाहट होती है, बहुत सारा गैस निकलता है ना, मतलब वेपर निकलता है और वो खौलने लगता है। खौलने के बाद वो फिर धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो खोलने के बाद जो हमको ये मिलता है सॉलिड रूप में, देखते जम जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम। इसी का हिंदी में नाम क्या है, बूझा चूना। मतलब ये चूना था, पानी डाले, अब खोलने के बाद बूझ गया। तो अब एक चीज़ क्या देखो, जब ये होता है रिएक्शन, रिएक्शन से पहले क्या हीट निकलता है, नहीं ना। रिएक्शन के बाद क्या होता है, ढेर सारा हीट निकलता है, गर्मी उत्पन्न होता है, तभी तो हम लोग दूर भाग जाते हैं। छींटा पड़ेगा तो क्या होगा, जल सकता है। तो देखो, तो इसमें क्या हो, ये रासायनिक अभिक्रिया में हमको क्या देखने को मिला है, तापमान में परिवर्तन देखने को मिला। पहले कुछ तापमान था, अब रिएक्शन के बाद तापमान कुछ और। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, यहाँ इसको लिख दिया है, समझ में आता। ये सब पूछता है आपको, इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम खड़िया चूना, इसको बूझा हुआ चूना। अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो रासायनिक अभिक्रिया में गैस भी मिलता है, गैस निकलता है। जैसे मान लो कोयले, तो कोयले को जब जलाते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो कोयले में ज़्यादातर क्या होता है, कार्बन ही होता है। तो ये कार्बन, कोयला है ना, तो कार्बन में क्या होता है, कोयला होता है, तो यहाँ पे कार्बन लिखे। कार्बन को जब ऑक्सीजन के संपर्क में जलाते हैं ना, है ना, तो ऑक्सीजन के साथ जब जलाते हैं तो क्या निकलता है हम लोगों का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और साथ में ही ढेर सारा हीट निकलता है। कोयले में से क्या निकलता है, हीट। तो देखो यहाँ पे गैस भी निकल रहा था ना, तो वही लिखे इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस का भी निष्कर्षण होता है रासायनिक अभिक्रिया में, तापमान भी मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ प्रेसिपिएट। अब देखो क्या होता है, अवक्षेप भी मिलता है। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो हमें क्या मिलता है, अवक्षेप के रूप में कुछ हमको देखने को मिलता है, तलहटी में जमा हुआ है ना, तो अवक्षेप भी मिलता है। फिर उसके बाद चेंज इन स्टेट। अब जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो अवस्थाओं का परिवर्तन होता है। जैसे कि आप मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं पानी का ही, ये मान लेते हैं पानी का निर्माण कैसे होता है, तो हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होता है। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस, ये गैस क्या अवस्था को, जी से गैस अवस्था बताता है, ये भी ब्रैकेट में जी से गैस अवस्था था। हाइड्रोजन गैस है, यहाँ ऑक्सीजन गैस है, आपस में रिएक्शन करके क्या बनाया, H2O बना दिया, 2H2, इसको बैलेंस कर दिए हैं। ठीक है, और तो 2H2O बनाया। तो अब देखिए हाइड्रोजन क्या होता है, बहुत ही हाईली फ्लेमेबल होता है, तुरंत आग पकड़ लेता है। सोच लो कितना ज्वलनशील गैस है। और ऑक्सीजन क्या है, आग जलाने में मदद करता है। सोचो ये क्या है, हाइड्रोजन तुरंत आग पकड़ लेता है और ये आग जलाने में मदद करता है। दोनों गैस है ना, दोनों गैस ही स्टेट है, आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो देखो तो इसका विपरीत क्या पता, पानी बनता। और पानी का काम क्या है, जो आग को बुझाता है। सोचो, जो आग को बुझाता है। तो अब देखो ये गैस था, अभी अवस्था क्या था, गैस अवस्था था। अब ये मिला हमको क्या, जो हमको प्रोडक्ट मिला, इसका अवस्था कैसा है, आपका लिक्विड कंडीशन में है, द्रव कंडीशन में। तो यहाँ पे देखो तो चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन देखने को मिला। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो ये ऑप्शन में आता है रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या देखने को मिलता है। 3 को दे दिया रहेगा, 4 को दे दिया, इनमें से कोई नहीं, ये सब आपको मारना है। ठीक है, तो ये अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया ऐसे ही हो जाता है क्या, हम हाइड्रोजन ले लिए और ऑक्सीजन ले लिए और क्या किए, पानी बना देंगे। इसका मतलब तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम लोग ले लिए और घर में ही पानी बना लेंगे, तो पानी की किल्लत खत्म हो जाएगी। ऐसा होता है क्या जनरली, तो ऐसा होता है, हर घर में पानी लोग बनाते, पानी की किल्लत ही खत्म हो जाती है। जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे लोग ऐसे करते नहीं। रासायनिक अभिक्रिया जो होता है ना, वो द्रव्यमान जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो हम लोग चीज़ द्रव्यमान लेते हैं उनका अनुपात क्या होना चाहिए, फिक्स अनुपात में होना चाहिए, जो कि हम लोगों से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेबोरेटरी में पॉसिबल है ना, और इन पर बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट बैठेगा। इसीलिए ये क्या था, ये अधिकतर नेचुरली होती है। जब नेचुरली कैसे, मतलब रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए ये वाटर जो बन रहा है, तो वाटर होने के लिए हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान का अनुपात और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात हमेशा फिक्स रहना चाहिए, तभी जा करके ये वाटर बनेगा। ठीक है, अब कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पे हम बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए H2 लिए, ठीक है, अब प्लस O2 बना क्या, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O बना। अब देखिए यहाँ पे कैसे, तो हाइड्रोजन, एक अणु हाइड्रोजन है ना, एक अणु हाइड्रोजन का वेट 1 है, तो 2 है तो 2 से गुना कर दिए। ठीक है, ऑक्सीजन, एक अणु ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16 है।
है ना, और 2 तो 16 दूनी 32। यहाँ पे आपका वेट कितना हो गया, 2 ग्राम हो गया मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ 2 ग्राम नहीं लिख रहे, ठीक है, 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे 16 दूनी 32, तो हमेशा रेशियो कितना, यहाँ ग्राम मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रेशियो कितना होना चाहिए, 2 से 16 बार में कट गया, 1:16। तो हाइड्रोजन का वजन का अनुपात 1 होना चाहिए और ऑक्सीजन का वजन का अनुपात हमेशा 16 होगा, तभी जाके हमारा क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और एक बात और याद रखिएगा, इधर वाले को रासायनिक अभिक्रिया में जो चीज़ भाग लेते हैं, मतलब लेफ्ट साइड वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया, तो इधर एरो के इधर वाले जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टेंट बोलते हैं, हिंदी में प्रतिपादक, ठीक है। और इधर जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो मिलता है इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो अब देखिए, अब रासायनिक अभिक्रिया है ये तो समझ में आ गया। तो रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए द्रव्यमान जो हम लोग लेते हैं वो फिक्स हमेशा होना चाहिए, चाहे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बने, चाहे जो कुछ भी बना, उसमें हमें द्रव्यमान का रेशियो हमेशा फिक्स होना चाहिए, तभी जाकर के रासायनिक अभिक्रिया पॉसिबल है। अब बात तो हम लोग अब आगे देखते हैं। तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखा हुआ रहता है तो उससे हमको बहुत चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है या रंग में परिवर्तन हो रहा है, गैस निकल रहा है या हीट निकल रहा है। तो हमको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती है और हम लोग क्या क्या हम लोग उससे निकाल सकते हैं इम्पॉर्टेंट, ठीक है। देखिए, तो हम लोग बात करते हैं, देखिए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। जब भी कोई केमिकल इक्वेशन रहे तो उसका बैलेंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि देखिए, एक आप लोग पढ़ोगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम, मतलब क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है कि द्रव्यमान को हम लोग ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और द्रव्यमान का ना ही विनाश किया जाता है। द्रव्यमान क्या अनश्वर है, ना ही द्रव्यमान मास को क्या कहता है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही इसका क्या किया जा सकता है, हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं द्रव्यमान को, ठीक है, और ना ही इसका विनाश कर सकते हैं ना। तो द्रव्यमान संरक्षण में होता क्या है, तो कोई भी बैलेंस इक्वेशन रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, एरो के इस साइड वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, प्रतिकारक, ठीक है। और एरो के उस साइड वालों को प्रतिफल बोलते हैं या उत्पाद बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या, एरो के इधर जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और अभिक्रिया होने के बाद जो बनता है हमको उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों साइड क्या होगा, मास जो होगा, द्रव्यमान होगा जो पदार्थ का, वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यही बोलता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर ऐसा नहीं है तो आपका कहीं ना कहीं वो गलत है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ताकि हम लोगों का दोनों साइड का जो भी तत्व है उस सभी तत्वों के क्या होने चाहिए, आपके परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। इसीलिए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बहुत ही जरूरी है इसको फॉलो करने के लिए। अब देखिए, मान लीजिए मैं लिख रहा हूं कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है, किस तरह बोला जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिया CaCO3, इसको क्या बोलते हैं, केमिकल नेम क्या है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और इसका व्यावसायिक नाम क्या, लाइम स्टोन बोलते हैं ना। संगमरमर का सूत्र हो गया। फिर अंडे के ऊपर का जो हार्ड कवच होता है ये इसी का होता है, CaCO3 का बना होता है। और S है, S मतलब सॉलिड स्टेट में। जैसे ही हम इसको गर्म किए, हीट दिए तो क्या होगा, इसका विघटन हो गया, टूट गया। और इसमें टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट गया जो कि सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में मिल गया। प्लस क्या मिला हमको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर रिलीज हो गया। अगर देखो यहाँ पे दो चीज लिखा है, एरो लिखा हूं और गैस, तो एरो भी आप दे सकते हो, दोनों में से एक ही देना। अगर गैस अगर निकाला तो एरो ऊपर करके देखो, इसका मतलब गैस निकाला, या जी भी लिख सकते हो, दोनों में से एक ही मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए कहना क्या है मेरा इसमें, देखिए हीट दे रहे हैं, याद रखिएगा दो चीज। जब भी कोई रिएक्शन में हम अगर हीट दे रहे, कोई भी रिएक्शन हो रहा है हमारे हीट देने की वजह से हो रहा है, तो उसमें क्या बोलेंगे, उष्माशोषी अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उष्माशोषी। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। और वैसा रिएक्शन जब उसमें क्या निकल रहा, अपने आप हीट निकल रहा, जैसे कोयले का जलना, कोयला जलता तो क्या हीट अपने आप निकलता, तो उसको क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दो चीज याद रखिए, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसको उष्माक्षेपी हीट बाहर निकलता है, और जिस अभिक्रिया करवाने के लिए हीट दिया जाता है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। उष्माशोषी मतलब उष्मा को शोषण कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, यानी उष्मा हीट
हीट आ रहा तो इन से इंटर हो रहा है प्रवेश तो इंडोथर्मिक, और बाहर निकल रहा तो उष्माक्षेपी, क्षेपण बाहर निकल रहा तो उष्माक्षेपी, इंग्लिश में एक्सोथर्मिक मतलब एग्जिट मतलब बाहर निकल रहा। तो ऐसे हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा, इसके लिए हमको हीट देना पड़ रहा, तो क्या है आपका, ये कैसा रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। ये सब आगे और भी पढ़ेंगे। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, उष्मा शोषी अभिक्रिया, हम लोग ये इसको हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। अब देखो इसके बारे में कुछ बता रहा हूँ, ये बेसिक है, ठीक है, आपको बेसिक देखना है। अब बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो अगर कैल्शियम कार्बोनेट इसके आगे कुछ नहीं लगा तो क्या एक है, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग क्या बोलेंगे, एक मॉलिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट के कितना है, एक अणु है ना। तो एक वन मॉलिक्यूल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, अणु। तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक अणु को लिए और गर्म किए तो एक अणु कैल्शियम ऑक्साइड निकला। देखिए आगे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक अणु कैल्शियम ऑक्साइड मिला, मतलब अणु बोलो चाहे एक मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मिला, और एक मॉलिक्यूल्स मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु गैस के रूप में हमें प्राप्त हुआ। अगर इसको मोल के टर्म में बोलना है, किसके टर्म में, मोल के टर्म में बोलेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक मोल हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट लिए और उसको जब गर्म किए तो एक मोल हमको कैल्शियम ऑक्साइड मिला सॉलिड, और एक मोल हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुआ, है ना। और इसको वजन के टर्म में लेंगे। अब देखो इसको वजन देखते हैं, इसका क्या द्रव्यमान, दोनों साइड द्रव्यमान इसका बैलेंस है ना। द्रव्यमान संरक्षण के नियम यही बोलता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ का मास आपका बैलेंस होना चाहिए, है ना। तो देखो कैल्शियम का, है ना, कैल्शियम का एक मॉलिक्यूल है ना, कैल्शियम का वेट कितना होता है, 40 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या 40 होता है, कितना है, एक है, एक अणु है तो 40 हो गया। फिर कार्बन का कितना होता है, प्लस है, यहाँ पे क्या कर दिया हम लोगों ने, प्लस। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना, 12 होता है, प्लस 16। ऑक्सीजन का कितना अणु है, ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 3, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन का एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है, लेकिन है कितना, 3, तो 3 से गुना कर दिया, 16 तिया 48, ठीक है, 16 तिया 48 हो गया, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो कैल्शियम का 40 है और ऑक्सीजन, एक अणु ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, 16 ग्राम, तो 16 हम लोग लिख दिए। फिर यहाँ पे कार्बन का वेट निकालते हैं, कार्बन का वेट कितना हो, 16 होता है, और ऑक्सीजन का 16 कितना है, 2 ठो है ना। ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 2 परमाणु, तो 16 गुने 2। अब देखो इसको जोड़ दो, 12 और 32 कितना हो गया, 44 इधर, और इसका वेट कितना हो गया, 40 और 16 56 हो रहा। तो 56 और 44 मिलकर इधर 100 ग्राम आ रहा है, प्रोडक्ट कितना मिल रहा है, 100 ग्राम, और इधर भी 100 ग्राम। तो देखो तो इधर भी 100 ग्राम और इधर भी 100 ग्राम, है ना। तो दोनों द्रव्यमान बराबर है कि जितना द्रव्यमान इधर था वही टूट के उतना द्रव्यमान हमको मिल गया, है ना। तो इसी को बोलेंगे केमिकल इक्वेशन बैलेंस, और ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करता है। तो जितने भी हम लोग इक्वेशन पढ़ेंगे बुक में देखने को मिलेगा, सबका जब आप वेट निकालोगे तो वेट दोनों साइड, प्रतिकारक मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट मतलब प्रतिफल, है ना, उत्पाद के साइड भी क्या होगा, उत्पादक के साइड भी बराबर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। और देखो हम लोग आगे क्या करेंगे, तो इसी तरह क्या होता है ना, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ढेर सारे टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो एक बार हम लोग नजर जलाते हैं क्या क्या